हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है चंद्रन सोमास सुंदरम वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 450 ITR पेज नंबर 188 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अक्टूबर 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी ने सर्च की वैलिडिटी पर कि सर्च करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर रीजंस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, कि एसएससी ने सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी किस दायरे में आता है वो रीजंस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए और वो सर्च वैलिड है या नहीं है, एसएससी उन क्लॉजेस में आता है या नहीं आता, इस चीज के लिए एसएससी ने मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट प्रिंसिपल डीआईटी इन्वेस्टिगेशन वर्सेस लालजी भाई कांजी भाई मंडालिया, जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है डिपार्टमेंट के फेवर में, उस डिसीजन को कंसीडर करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। पहला जो इशू इसमें था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा था, वो ये था कि किसी एसएससी के यहां सर्च करनी है या नहीं करनी, इसके रीजंस को जो रिकॉर्ड करना है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि ना तो ये जुडिशियल फंक्शन है और ना ही क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, इसलिए जो हाई कोर्ट है वो इस प्रोसेस को रिव्यू नहीं करेंगे। यदि यह बात कह दी जाए कि रीजंस रिकॉर्ड करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, फिर तो कोई भी सर्च यदि होगी तो वो वैलिड ही मानी जाएगी, क्योंकि कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर हस्तक्षेप नहीं करती। और यह भी एक क्लियर लॉ लेट डाउन है कि जब भी सर्च के अगेंस्ट रिट में एसएससी जाता है तो कोर्ट्स का यह कहना होता है कि वो सफिशिएंसी ऑफ रीजंस के ऊपर नहीं जाते, वो ये देखते हैं कि प्राइमा फेशी यदि रीजंस हैं तो सर्च जो है वो वैलिड होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को देखें तो इसके बाद यदि एसएससी के यहां सर्च हो जाती है तो मोर और लेस ये प्रैक्टिकली अब असंभव है कि चाहे वो सर्च कितनी भी रेकलेसली की गई हो, कोर्ट को ये प्रूव करना कि ये सर्च के अंदर रीजंस नहीं थे, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब ये बात कह दी जाएगी कि रीजंस रिकॉर्ड करना जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, वो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन नहीं है, तो कोर्ट उस मैटर में अपनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। सेकंड, कोर्ट का यह कहना था कि जो रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो असेसिंग ऑफिसर को अपने असेसमेंट ऑर्डर में भी लिखने की जरूरत नहीं है कि सर्च किस लिए की गई। सेक्शन 132 के अंदर बदलाव किया गया था, जिसके अंदर यह कहा गया था कि जो रीजंस हैं वो खाली हाई कोर्ट को बताने हैं या सुप्रीम कोर्ट को बताने, उससे नीचे चाहे वो सीआईटी अपील है या आईटीएटी है, वहां तक डिपार्टमेंट को रीजंस बताने की भी जरूरत नहीं है कि किसी एसएससी के यहां सर्च हुई। डिपार्टमेंट किसी के यहां सर्च कर देता है, उसकी 6 सालों की असेसमेंट करता है और उसको लास्ट तक यह नहीं पता चल पाएगा कि उसके यहां क्यों सर्च हुई। बहरहाल यही हमारा कानून है और यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट हैं। नेक्स्ट इशू इस क्वेश्चन में यह था कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी एसएससी के यहां सर्च होती है तो सर्च के विद इन 60 डेज जो सर्च टीम होती है उसने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर को देने होते हैं और असेसिंग ऑफिसर फिर सेक्शन 153A या 153C एज द केस में भी नोटिस इशू करता है। इस केस के अंदर सर्च टीम ने डॉक्यूमेंट्स बाद में दिए थे और नोटिस पहले इशू कर दिया था, तो एसएससी का रिट में यह भी एक ग्राउंड था कि साहब ये नोटिस जो है वो इनवैलिड है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 153A के अंदर और 153C के अंदर कोई ये नहीं बताया गया है कि नोटिस कब इशू करना है, लेकिन सेक्शन 153B के अंदर खाली टाइम लिमिट्स दी हुई हैं
कि इस डेट तक असेसमेंट कंप्लीट करनी है। तो नोटिस इशू करने की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। खाली 153B के अंदर जो प्रोविजन है कि जब लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन किया जाएगा उससे टाइम लिया जाएगा कि उसके 21 महीने के अंदर असेसमेंट करनी है, और 153C के अंदर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरे असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर की गई है उसके 9 महीने के अंदर असेसमेंट कंप्लीट करनी है। तो इस पूरे केस के अंदर जो इशू था वो असेसी एक सर्च की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा था और ये कह रहा था कि साहब जो नोटिस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर करने से पहले ही मुझे नोटिस जो है वो इशू कर दिया गया। तो दोनों ग्राउंड्स पर कोर्ट ने ये कहा कि डिपार्टमेंट की जो सर्च थी वो वैलिड थी और सेक्शन 153A और 153C में कहीं पे भी नोटिस को इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। खाली 153B के अंदर 153A और 153C के अंदर असेसमेंट करने की टाइम लिमिट दी हुई है। फ्रेंड्स, इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि यदि डिपार्टमेंट के पास इतनी वाइड पावर्स हैं कि सपोज करो डिपार्टमेंट को ये लगता है कि किसी असेसी ने अपने बेटी के शादी के अंदर 2 करोड़ रुपए सर्च किए और वो ये रीजंस रिकॉर्ड कर लेता है कि इस असेसी ने 2 करोड़ रुपए अपने डॉटर की मैरिज में लगाए, तो उसके बेसिस पर भी अब सारी सर्च जो है वो वैलिड हो जाएंगी। या कोई असेसी बहुत अपना लेविश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखता है लेकिन यदि अपनी वो रिटर्न्स भी टाइम पे फाइल करता है तो क्योंकि अब रीजंस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कहलाएगी, क्योंकि कोर्ट ये भी कहती है कि हम सफिशिएंसी ऑफ द रीजंस में नहीं जाएंगे। तो यदि वो खाली उसने ये रीजन दिया कि किसी एसएससी के पास 1 करोड़ की गाड़ी है तो वो चाहे उसकी इनकम से उसको रिलेट करें या ना करें, यदि वो उसके यहां सर्च कर देते हैं खाली इस बात पे, तब भी जो है वो एसएससी को पूरी एक सर्च की प्रक्रिया से और उसके बाद जो असेसमेंट होती है उसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है चंद्रन सोमास सुंदरम वर्सेस प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 450 ITR पेज नंबर 188 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अक्टूबर 2022 को आया। धन्यवाद।